नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने संविधान की भाग 3 के अनुच्छेद 21 को समझ लिया था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 22 है आपका, ये एक प्रकार से गिरफ्तारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, ये बहुत ही मूलभूत अधिकार है, यानी कि ये ऐसे अधिकार हैं जिनसे जनता को वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी केस में आप किसी को वंचित इससे नहीं कर सकते, यानी कि ये बहुत ज़रूरी अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। तो गिरफ्तारी भी एक प्रकार के जो है बहुत ही मौलिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। जैसे कोई अपना काम कर रहा है, वो गिरफ्तार हो रहा है, या कोई सामान्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हो रहा है, तो किसको अच्छा लगता है भाई गिरफ्तारी। उस संबंध में भी बहुत मजबूत अधिकार दिए गए हैं इंसानों को, नागरिकों को, ताकि और जो है वो अपने आप को किसी ऐसे चीज़ से बचा सके जो राज्य के द्वारा आरोपित उनके ऊपर किया जा रहा है, यानी कि कुल मिला करके अपना संरक्षण कर सके, ऐसा अधिकार मिला हुआ है। तो ये है आपका अनुच्छेद 22 और इसके 2 खंड हैं, ठीक है। इसके 2 खंड हैं, ठीक है। जो पहला वाला खंड है, इसमें जो गिरफ्तारी है वो निवारक निरोध के अलावा, निवारक निरोध के अलावा सभी गिरफ्तारी, ठीक है। वो कैसी भी केस की गिरफ्तारी हो, निवारक निरोध के अलावा जितनी भी गिरफ्तारी हो, वो खंड एक में आएंगी। और जो दूसरा खंड होगा उसमें निवारक निरोध से संबंधित गिरफ्तारी, ठीक है। गिरफ्तारी आधा भाग, तो गिरफ्तारियां, ठीक है। तो 2 प्रकार की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब दोनों के लिए संरक्षण की भी बात की गई है कि अगर ये कंडीशन है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये कंडीशन है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, ठीक है। तो आइए दोनों को हम समझते हैं अलग अलग करके। तो पहले ये देखेंगे कि बिना निवारक के जो गिरफ्तारी होती है उसके संबंध में आपके क्या क्या अधिकार हैं। आपको भी चीज़ जानना चाहिए। कल को पुलिस आए और आपको बोले, अरे चल तू चोरी किया है, हम तुमको गिरफ्तार करने आए हैं, तो आपको उसे क्या बोलना है? क्या आपके पास कोई राइट्स है उस वक्त बचने के लिए पुलिस से या नहीं है? उसके संबंध में यहाँ पर आपको बात समझनी है, ठीक है। तो जो पहला वाला खंड आपने देखा था कि निवारक निरोध के अलावा की गिरफ्तारियाँ, तो जैसे मान लीजिए किसी भी धारा के तहत पुलिस यदि आपको गिरफ्तार करने आती है, ठीक है। मान लीजिए कि पुलिस को लगता है कि आपने चोरी किया है, या आपने हत्या किया है, आपने बलात्कार किया है, आपने छेड़खानी, यानी कि कोई भी ऐसा जुर्म आपने किया है, ये आपराधिक हो गए। इसके अलावा सिविल मामले में मान लीजिए कि आपने कर की चोरी किया है या किसी की ज़मीन हड़प ली है, यानी कि ऐसे अगर कोई मामले हैं, इनमें प्रावधान है आपको सज़ा देने की। तो जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो सबसे पहला अधिकार आपका ये है, जो आपको मौलिक अधिकार के रूप में मिलता है, कि गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है कि आप हमें गिरफ्तार अगर कर रहे हैं, जानने का अधिकार, ठीक है। तो यदि आप जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है, कोई पुलिस गिरफ्तार कर रहा है, तो ये आपके पास अधिकार है कि वो आपको बताए कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बताए कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। अगर वो ऐसा नहीं बताता है तो आपके पास ये मौलिक अधिकार है और इसके हनन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
आप गिरफ्तार हो गए, पुलिस आपको लेके चली गई, तो आप तो कोई धारा नियम कानून जानते नहीं हैं, अपने आप को बचाएंगे कैसे, अपना बचाव कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या व्यवस्था है कि या तो आप खुद विधि के बहुत बड़े जानकार हों, कानून जानते हो, नियम जानते हो। तो सामान्य व्यक्ति तो धाराओं की पढ़ाई करता नहीं है, नियम के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, नॉर्मल 2-4 धाराएं जानता है जो प्रचलित हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसकी धारा आप नहीं जानते हो, या अगर जानते हो तो उसके बारे में बहुत सामान्य सा ज्ञान आपको है, आपको कैसे बचना है उस धारा से, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? काले कोट वालों की। काले कोट मतलब ज्वाली भैया, यानी कि वकील साहब की ज़रूरत पड़ेगी। और वकील साहब आपको मिलना ज़रूरी है। ये अधिकार आपको कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के खंड 1 का दूसरा वाला जो बात कहता है, वो आपको ये अधिकार देता है कि आपको किसी विधि व्यवसायी से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? किसी विधि व्यवसायी से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, तो आप वकील नियुक्त कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं कानून के बारे में। तीसरी बात, ये तो हो गया कि वकील भी मिल गए, यानी कि आप गिरफ्तार भी हो गए, गिरफ्तारी का कारण भी पता चल गया, वकील भी मिल गए। तो भैया गिरफ्तार किया है, कब तक रखोगे किसी को? थाने में कब तक बिठा के रखोगे? क्या प्रावधान उसके लिए है? तो प्रावधान ये है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा। यानी कि बिना जुडिशियल परमिशन के आप किसी को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये बात किताबी है, ठीक है, ये बात किताबी है। आप देखते होंगे देहात क्षेत्रों में थाना का कोई नॉर्मल सा सिपाही जाता है और किसी व्यक्ति को पकड़ करके लेके आता है, 2-2 दिन तक बैठा रहते थाने में। ना तो उस फलाने व्यक्ति को पता है कि हमारा अधिकार क्या है, ना वो वकील कर पाया है अभी तक, और 2 दिन पुलिस महोदय ने उसको जो है थाने में बैठा के रखा। और ठीक है, कुछ गांधी जी का दर्शन अगर हो गया तो छोड़ दिया, नहीं तो बैठाए रहते हैं 2-2 दिन तक। ऐसे केस में जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये आपके वो अधिकार हैं जिनको यदि आप जानते हैं तो कोई बड़ी आसानी से आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने जो है ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर जो उसकी कार्यपालिका उसके भीतर कोई जुर्म करता है और वो केरल भाग जाता है, तमिलनाडु भाग जाता है, गुजरात भाग जाता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस जाकर के उसे गिरफ्तार करती है, तो उसको 24 घंटे के भीतर कैसे ले आएंगे आप? ठीक है, मान लीजिए कि पुलिस के पास इतना पैसा नहीं, इतना बजट नहीं कि वो फ्लाइट से सीधे ले आए। तो यहाँ पर व्यवस्था ये किया गया है कि यात्रा का जो समय है, यात्रा के समय को हटाकर, अब यहाँ पर एक बात और समझना है, जैसे मान लीजिए कि यात्रा का समय अगर ज़्यादा है तो उस समय को आप हटा करके उसे ले आएंगे तो ठीक है, चलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर पुलिस जानबूझ के यात्रा कर रही हो, भाई ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी को लखनऊ से दिल्ली जाना है, या जो है हाँ ठीक है, लखनऊ से दिल्ली जाना है तो करीब 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अब उसका जो टाइम है, मान लीजिए कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो भी टाइम लगता है, वो तो ठीक है, समझ में आएगा कोर्ट को कि ठीक है आप 8 घंटे यात्रा कर लिए। लेकिन बता दें कि आप लखनऊ से दिल्ली 12 दिन में नहीं पहुँचे,
तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम दिया गया है ये परिभाषित तरीके से आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इतने अधिकार आपको दिए गए हैं आर्टिकल 22 में, यदि आपकी गिरफ्तारी होती है निवारक निरोध के अलावा। ठीक है, किसमें? निवारक निरोध के अलावा। चलिए दूसरा वाला खंड देखते हैं। तो दूसरा वाला आपका खंड है, इसमें क्या है? निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारियां। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। अब निवारक निरोध है क्या? ठीक है, निवारक निरोध क्या है जिसको आपको पहले समझना है। तो निवारक निरोध का सामान्य सा मतलब होता है कुछ करने से पहले रोकना, कुछ करने से पहले रोकना, कुछ करने से पहले रोकना, कुछ करने से पहले रोकना। यानी कि एक तो होता है कि किसी ने जुर्म कर दिया और आपने बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया, उससे सजा दे दिया, जेल भेज दिया। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा, यदि आपको यह लगता है कि कोई व्यक्ति जुर्म करने वाला है, अगर कोई व्यक्ति जुर्म करने वाला है और उसके जुर्म करने से पहले ही उसे रोक लिया जाए, पकड़ लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, निवारक कर लिया जाए, तो ये क्या होता है कि न्याय जो अपराध होने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया और अपराध को रोक दिया गया, अपराध नहीं होने दिया गया। ऐसी परिस्थिति को निवारक निरोध कहा जाता है। इस संबंध में गिरफ्तारी के मामले में थोड़ी सी जो है सख्ती है। क्या है? थोड़ी सी सख्ती है। अब ये होता किस केस में है? निवारक गिरफ्तारियां जो होती हैं वो किस केस में होती हैं? एक तो आतंकवाद के केस में हो सकती हैं, वो किसी भी प्रकार का हो, इसमें नक्सलवाद और इस जो भी जितने भी हैं वो हो सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा है कोई विदेशी नागरिक अगर कोई षड्यंत्र करता है, नागरिकों के षड्यंत्र पर, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है उस कंडीशन में हो सकता है, यानी कि कोई आतंकवादी जैसी घटना कर रहा है, सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, या कोई विदेशी नागरिक है जो षड्यंत्र कर रहा है, ऐसे केस में निवारक निरोध हो सकता है। तो क्या निवारक निरोध में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या मौलिक अधिकार है, ये हमें समझना है। तो निवारक निरोध एक तो अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव केस हो जाता है, और आपको ये लगभग तय करना होता है कि हाँ हमारे पास कुछ सबूत नहीं है कि फला व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, और सिर्फ मुझे नहीं लगता, मैं कई जो है चीज़ों से चीज़ प्रूव कर सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति क्राइम करे। ऐसी परिस्थिति में निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे आपने देखा कि जब जो है कई बार पॉलिटिकल डिटेन भी इंडिया में होता है। अभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करने से पहले जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हों या अलगाववादी नेता हों, उन सबको डिटेन किया गया था। यानी कि निवारक निरोध के तहत उनको बंदी बनाया गया था कि यदि ये इस समय आज़ाद रहेंगे तो दंगा भड़क सकता है, लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। तो ये होता है निवारक निरोध। ऐसे निवारक निरोध में भी व्यवस्था क्या किया गया है, इसमें भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और पहला अधिकार ये है कि 3 माह से अधिक समय तक गिरफ्तार रखने के लिए गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, नहीं रख सकते। यानी कि 3 महीने तक ही आप किसी को गिरफ्तार रख सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ये 3 महीने के बाद भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इसके लिए क्या है कि एक बोर्ड बनता है। अगर वो बोर्ड फैसला देता है, बोर्ड के फैसले के बाद 3 माह से अधिक डिटेन किया जा सकता है, ठीक है, डिटेन किया जा सकता है।
3 माह से अधिक डिटेन किया, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था क्या है कि एक बोर्ड बने और बोर्ड सलाह दे, उसको भी लगे कि हाँ भाई इसको डिटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है। तीसरी बात, कोई डिटेन व्यक्ति है तो उसे अपना पक्ष रखने के लिए कानूनी अधिकार है और वो रख सकता है उसको। ठीक है, अपना पक्ष वो रख सकता है और इसके लिए आप उसे रोकेंगे नहीं। ठीक है, अपना पक्ष रखने का अधिकार। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 22। अगली क्लास में मिलेंगे जब बात करेंगे आर्टिकल 23 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।